कल हम लोग वहां थे, एक जगह है पाटलिपुत्रा, जानते हो? उसका एक गोल चक्कर है। गोल चक्कर जानते हो? जहां से गाड़ी ऐसे गोल गोल घूमती है। अच्छा, गोलंबर बोलते हैं यहाँ पे। गोलंबर क्या होता है यार? गोल चक्कर बोलते हैं उसको, चक्कर की तरह होता है। हमारे यहाँ तो गोल चक्कर बोलते हैं भाई। नहीं, हम बिहार के हैं। भाई बिहार से हैं, लेकिन थोड़े सब हैं, आपके जैसे जंगली टाइप नहीं है। हेलो फॉर्म हो गया था लास्ट, है ना? नाइट्रेशन हो गया था, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन तक हो गया था। वेरी नाइस। लिखिए, एल्डोल कंडेंसेशन। क्या पढ़ाते? क्या आ रहा है टेस्ट में? अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। तो आपका अल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया, ईथर आधा हो गया है। अच्छा, तुम्हारे पीछे चल रहा है क्या? अच्छा, ठीक है। तो अभी इस चैप्टर को बीच में नहीं रोकेंगे, इस चैप्टर को तो चलने देंगे। वो जो चैप्टर है वो वेडनेसडे के दिन होगा फिर। तो टेस्ट वेडनेसडे से पहले थोड़ी है, गधों। तो आप जो टीचर नहीं आए थे ना, उनसे पूछा करो फिर क्यों नहीं आए थे आप। आपकी वजह से क्लास मर्ज हुई और ये करना पड़ा। हाँ, करा देंगे सब। चलो, वेडनेसडे के दिन फिनॉल ईथर करा देंगे। आज हमारा एल्डिहाइड चैप्टर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों फिनिश हो जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर में, आज वाले लेक्चर में एल्डिहाइड कीटोन खत्म हो जाएगा। अगला वाला जो लेक्चर हमारे पास है उसमें हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे। तो आज ये चैप्टर फिनिश होगा, ठीक है? तो प्रोबेबली कल ही हम लोग वो ईथर कर लेंगे, और कल हम लोग फिर अमाइन स्टार्ट कर लेंगे। फिनॉल ईथर जो भी आपका बचा हुआ है वो कर लेंगे, और फिर अमाइन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अमाइन इज अ वेरी स्मॉल चैप्टर, वेरी वेरी स्मॉल, राइट? स्मॉलेस्ट एवर चैप्टर पढ़ोगे अमाइन, जो कि 2 लेक्चर लगेंगे हार्डली, है ना? अमाइन एंड डाइएजोनियम सॉल्ट, 2 है उसमें चैप्टर के नाम पे। तो अमाइन और डाइएजोनियम सॉल्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। हो जाएगा उसके बाद पीओसी एक लेक्चर और। लिखो भाई, सब हो जाएगा। इस वीक में एक क्लास एक्स्ट्रा मिल गई, अच्छी बात होगी। रिवीजन पहले सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, या पहले? पहले एक स्टेप रखो, कंप्लीशन, फिर उसके बाद स्टार्ट का। लिखो, सबसे पहले ये हेडिंग डाल लो, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन ड्यू टू अल्फा एच। अल्फा एच की वजह से कुछ आपको पढ़ना है रिएक्शंस। पहला आपको पढ़ना है एल्डोल, और दूसरा आपको पढ़ना है कैनिजारो। फर्स्ट इज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, और दूसरा आपके पास आएगा कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन। उसके बाद हमारे पास तीसरा इसी में आएगा, टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड और कीटोन का टेस्ट पढ़ना है, टॉलेंट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, ये सब हमें पढ़ना है। यही 3 आपके पास लास्ट बचा हुआ है। आइए, हेडिंग डालिए, एल्डोल कंडेंसेशन। हेडिंग डालिए, एल्डोल कंडेंसेशन। हो गया? एल्डोल, कैनिजारो एंड टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन में हेडिंग डालेंगे आप, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन लिख के और पेन को नीचे डाल दीजिए। अब पढ़ लीजिए, पहले बहुत ही आसान रिएक्शन है, पहले ही बता दूं बोर्ड पे सब लोग। कंडीशन नंबर 1 फॉर एल्डोल, कि ऐसा कार्बोनिल, कार्बोनिल मतलब एल्डिहाइड कीटोन, मस्ट हैव अल्फा एच, है ना? एल्डोल कंडेंसेशन सबसे पहले कौन देगा? तो कार्बोनिल कंपाउंड देगा। कार्बोनिल कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन देता है। कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग अल्फा एच, कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास अल्फा एच हो वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगा। जिसके पास अल्फा एच नहीं है वो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। साथ में दूसरा,
एल्डोल कंडेंसेशन के लिए जो रिएजेंट हम लोग लेते हैं वो डाइल्यूट बेस लेते हैं, डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट KOH एंड सो ऑन। होता क्या है बोर्ड पे देखिए, मान लीजिए एक एग्जांपल है आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड OH। क्या ये कार्बोनिल है? एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को कार्बोनिल बोलते हैं, कार्बोनिल है। और इसके पास देखो, क्या ये फंक्शनल ग्रुप के पहला वाला कार्बन अल्फा कार्बन बोलते हैं, और अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है उसी को अल्फा H कहते हैं। तो क्या यहां पे 3 अल्फा H है? ठीक है, 3 अल्फा H है। अब क्या होता है एल्डोल कंडेंसेशन में, 2 मोल हम लोग लेते हैं कार्बोनिल कंपाउंड का। क्यों, अभी समझ आएगा। 2 मोल कार्बोनिल कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस। मान लीजिए मैंने डाइल्यूट बेस के नाम पे डाइल्यूट NaOH लिया है, या कई जगह डाइल्यूट OH माइनस लिखा होगा। तो होता क्या है, कैसे रिएक्शन होता है, मेरे सामने रिएक्शन क्या है, रिएजेंट क्या है, बेस। तो बेस किससे रिएक्शन करेगा? एसिड से। अब इसमें एसिड कहां है ये बताइए मुझे, सामने कार्बोनिल कंपाउंड में एसिड कहां दिख रहा है? क्या ये एसिड H+ दिख रहा है? ये अल्फा H एसिड है, ये कैसे पता चला आपको? क्योंकि जब आप H+ हटाओगे तो H+ हटाओगे तो क्या यहां माइनस आएगा, और जब माइनस आएगा तो क्या स्टेबल एनायन बन रहा है। तो वैसा H+ जो हटने के बाद स्टेबल एनायन बना है, क्या वो SDKH कहता है? SDKH का 2 डेफिनेशन था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ H क्या है, SDKH, या फिर वैसा H+ जो हटने के बाद स्टेबल एनायन बना रहा हो वो SDKH है। ठीक है, तो यहां पे देखो, क्या ये H+ एसिडिक है? क्योंकि हटने के बाद क्या स्टेबल एनायन बना रहा है, देखो रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है ना इस वाले पार्ट में, इसलिए स्टेबल एनायन बना रहा है। तो इसके पास 3 अल्फा H है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इसके पास एसिडिक H है 3? एक नहीं, दो नहीं, 3 एसिडिक H है। अब देखो, तो क्या करेगा ये बेस जो है इस एसिडिक H से रिएक्शन करेगा। तो पहला 2 मोल लिया था, पहला मोल से इसने रिएक्शन कर लिया, 2 मोल लिया था, पहला मोल से इसने रिएक्शन कर लिया। क्लियर है? और वाटर रिलीज हो गया होगा, रिएक्शन से बाहर निकल गया वाटर। ठीक बात है। अब देखो, क्या दूसरा मोल है इसमें प्रेजेंट? दूसरा मोल प्रेजेंट है तो एज इट इज प्रेजेंट है, उसमें कोई रिएक्शन नहीं हुआ है। भाई एक मोल से एसिड बेस रिएक्शन हो गया, जो दूसरा मोल हमने लिया था वो एज इट इज पड़ा हुआ है। अब देखो, ये दोनों में क्या आपको दिख रहा है कि यहां पे न्यूक्लियोफाइल पड़ा है माइनस चार्ज, और यहां पे डेल प्लस पड़ा है पॉजिटिव चार्ज। तो क्या ये माइनस यहां पे अटैक कर देगा प्लस पे? हम पढ़ के आए हैं ना सियानोहाइड्रिन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, तो यहां पे CN ना हो के कोई और माइनस है, तो ये ऐड हो जाएगा। अब देखो कैसे ऐड हो रहा है, प्रोडक्ट लिखने का तरीका, सबसे पहले जो न्यूट्रल है ना उसको लिखो। तो जो न्यूट्रल है उसको लिखो CH3। इस कंपाउंड को क्या मैं CH लिख सकता हूं? CH, इस वाले को CH लिख दिया। जब अटैक हो गया तो क्या वो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा? भाई जब अटैक होगा तो क्या वो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड O- बना लेगा? और अटैक कर दिया कौन? माइनस चार्ज। तो माइनस ने देखो जाके अटैक कर दिया है, क्या यही हुआ है? फिर से देखो, 2 मोल हमने लिया था, डाइल्यूट बेस लिया था, अल्फा H होना चाहिए, डाइल्यूट बेस होना चाहिए और 2 मोल होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगा, तो ये बेस H+ ले लेगा, वाटर रिलीज करा दिया रिएक्शन से, क्या बन गया? CH2 - COOH बन गया। पहले मोल में यहां पे क्या एसिड बेस रिएक्शन हुआ है? एसिड बेस रिएक्शन, इससे बन गया एनायन, और एनायन है यहां डेल्टा प्लस है, तो क्या यहां पे बेटा इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर रहा है? क्या ये वाला स्टेप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है? ये वाला स्टेप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। तो एल्डोल में 2 स्टेप हो रहा है, पहला स्टेप हो रहा है एसिड बेस, और दूसरा क्या हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है। अब आपके सामने प्रोडक्ट कैसे लिखा, तो जो न्यूट्रल है उसको पहले लिखो, तो CH3 CH डबल बॉन्ड टूट के O- बन जाएगा, और कौन जुड़ गया? न्यूक्लियोफाइल CH, ये पूरा न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल जाके जोड़ दो, जुड़ गया। अब बोर्ड पे देखो, हमारे पास मीडियम क्या लिया हुआ है? डाइल्यूट, मतलब खूब पानी होगा इसमें, वाटर ही वाटर है इस रिएक्शन में, तो वाटर से क्या H+ मिल जाएगा उसको, और वाटर से H+ मिल जाएगा तो क्या बन गया? CH3 CHOH CH2 COOH, ये बन गया। अब इस कंपाउंड का एक नाम है, क्या ये अल्फा कार्बन है? क्या ये बीटा कार्बन है? अच्छा, बीटा पे OH लगा है, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं बीटा हाइड्रोक्सी? भाई OH जब प्रीफिक्स लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? हाइड्रोक्सी, तो बीटा हाइड्रोक्सी। और ये क्या है? कार्बोनिल ही तो है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल ही तो है। एल्डिहाइड कीटोन को क्या बोलते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड।
शांत। बीटा हाइड्रोक्सी क्या बन गया? कार्बोनिल। और बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल ही क्या है आपके सामने? एल्डोल। व्हाट इज एल्डोल? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड को ही एल्डोल कहा जाता है। ये कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है कि एल्डोल रिएक्शन कोई साइंटिस्ट के ऊपर रख दिया गया, नो। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, जिसको कहते हैं हम लोग एल्डोल। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन। हमने एल्डोल बना लिया, बट ये पूरा नहीं है, हमें पढ़ना है एल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है? वैसा प्रोसेस जिसमें वाटर रिलीज हो रहा हो। कंडेंसेशन क्या होता है? जब पानी इवेपोरेट होता है तो वाटर ही तो रिलीज हो रहा है उस प्रोसेस में। तो इस प्रोसेस में भी आप वाटर रिलीज करा दो। वाटर कैसे रिलीज कराओगे? देखो कहां से पॉसिबिलिटी है। क्या OH है, बगल से H ले लो। भाई आप OH है, बगल से H ले लो। आप कहोगे सर इधर से भी ले सकते हो, बट जब इधर से लोगे तो क्या वो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप पाई बॉन्ड यहां बनाओगे तो क्या वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। तो इसलिए हम राइट हैंड साइड से बनाएंगे। ठीक है, तो अल्फा से आप H लोगे, बीटा से क्या लोगे? OH। अल्फा से H, बीटा से OH, क्या बन गया आपके सामने? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोनिल कंपाउंड। अल्फा से H, बीटा से OH, डिहाइड्रेशन हो गया। और डिहाइड्रेशन के बाद क्या हो गया आपके पास? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। क्या अल्फा और बीटा पे अनसैचुरेशन है? अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड क्या है आपके सामने? दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। जो बना दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। ये पूरा रिएक्शन एल्डोल है। फिर से सुनो, अभी डायरेक्ट मेथड बता दूंगा, उससे आसानी से हो जाता है, 2-3 सेकंड लगता है प्रोडक्ट लिखने में, पर आपको पता होना चाहिए, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, फिर से रिपीट कर रहा हूं, एल्डोल रिएक्शन है क्या? एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन है, यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन है। ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास अल्फा H हो। ठीक है, मस्ट है, अल्फा H होना ही चाहिए, एटलीस्ट एक से ज्यादा हो तो अच्छी बात है, तो कम से कम एक अल्फा H होना चाहिए। और इसके पास 2 मोल हमारे पास लेना ही होगा, दिस इज ऑल्सो मस्ट। 2 मोल, 1 मोल से रिएक्शन नहीं होता है। तो पहला मोल क्या करता है? एसिड बेस रिएक्शन। और एसिड बेस रिएक्शन आपके पास एनाइन बना दिया। जो बचा हुआ दूसरा मोल है उस पर ये एनाइन अटैक कर जाता है। बचा हुआ दूसरा मोल क्या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता है। तो पहले 2 रिएक्शन हो रहा है, पहला एसिड बेस रिएक्शन, दूसरा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमने प्रोडक्ट बनाना सीखा हुआ है। जब ये बना दोगे अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी हो जाएगा, दिस इज एल्डोल। वाटर रिलीज करा दोगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब इसका डायरेक्ट लिखने का तरीका देखो। डायरेक्ट लिखोगे तो सोचो, आपके पास सबसे पहले अल्फा H देखना आता है। ठीक है, हमारे पास दिमाग में चलना चाहिए कि इसमें बिना 2 मोल के काम नहीं होगा, क्योंकि 2 रिएक्शन हो रही है, एसिड बेस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो सबसे पहले जो न्यूट्रल वाला है ना, न्यूट्रल वाले पे फोकस करो और डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट करो। क्या किया मैंने? 2 मोल है, न्यूट्रल वाले लिया और CH3 CH डबल बॉन्ड को क्या किया? सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट कर दिया। ठीक बात है। कौन जाके जुड़ रहा है? क्या यहां पे अल्फा H वाला जाके जुड़ता है? भाई दूसरे स्टेप में क्या और अल्फा H वाला जुड़ जाता है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड OH कन्वर्ट करना है और अल्फा H हटा दीजिए और जोड़ दीजिए। एक अल्फा H हटा दो और जोड़ दो, सीधा एल्डोल बन गया। फिर से बोर्ड पे वापस देखो इसको, देखो 2 मोल है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? पहला मोल लिखो। तो पहला मोल में आपको दिख रहा है डबल बॉन्ड को क्या करना है? सिंगल बॉन्ड OH। और कौन जुड़ता है? जहां से अल्फा H निकल रहा है। तो अल्फा H जहां से निकल रहा है उसको जोड़ दो। तो क्या अल्फा H यहां से निकल रहा है, एक निकाल दिया और जोड़ दिया, खत्म। दिस इज एल्डोल। अब वाटर ही तो रिलीज कराना है, अल्फा बीटा से वाटर रिलीज करा दो, आपके पास बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। हो गया आंसर। तो या तो आप वो मैकेनिज्म करो या तो आप सीधा लिख लो, आंसर एक ही आएगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन आया था 16 या 17 में कि एल्डोल रिएक्शन में कितने रिएक्शन पार्टिसिपेट करते हैं? 2, एसिड बेस एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है, उसके बाद आपके पास व्हाट, एक बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया कि जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्डोल इज, वहां पे लिख दिया था अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल को एल्डोल बोलते हैं।
इसीलिए वहां पे लिखा है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। यहां एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी एल्डोल है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन भी एल्डोल होगा, अभी बता रहा हूं। ठीक है, एक अभी होल्ड करिए, एक क्वेश्चन और करते हैं। पहले ये वाला क्वेश्चन करिए, पहले सोच लो। इसमें एसिडिक एच नहीं है, इसमें अल्फा एच नहीं है, तो अल्फा एच नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं देगा, रिएक्शन नहीं देगा। अब देखो दूसरा वाला, क्या इसमें अल्फा एच है? क्या इसमें दो अल्फा एच है? हमें तो एक ही चाहिए। अच्छा, अब सबसे पहले मैं डायरेक्ट लिखना, डायरेक्ट नहीं, पहले मैकेनिज्म फिर डायरेक्ट। मैकेनिज्म देखो बोर्ड पे, क्या यहां पे सबसे पहले ये बेस इस एसिडिक एच को चुरा लेगा और एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। और एसिड बेस रिएक्शन क्या आपके सामने यहां पे माइनस ये सी डबल बॉन्ड ओ एच, क्या यही होगा? ठीक है, अब देखो दूसरा मोल भी प्रेजेंट है, तो दूसरा मोल क्या न्यूट्रल प्रेजेंट होगा? तो दूसरा मोल आपका न्यूट्रल एज इट इज प्रेजेंट। अब क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, क्या माइनस और प्लस जाके बॉन्ड बनाएगा? देखो, तो क्या ये वाला माइनस इस कार्बन पे अटैक करेगा? यही होगा। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल वाले से लिखना चालू करते हैं, CH3 CH2, क्या ये जब अटैक करेगा तो ये O माइनस बनेगा? और कौन अटैक करेगा? अल्फा एच वाला कार्बन। इस CH से क्या क्या जुड़ा हुआ है? COOH भी जुड़ा हुआ है, CH3 भी जुड़ा हुआ है। क्या रिएक्शन में मीडियम डाइल्यूट है? तो मैं सीधा लिख सकता हूं OH, बन गया प्रोडक्ट। एक बार वापस आप डायरेक्ट लिखो, डायरेक्ट लिखो। जब डायरेक्ट लिखोगे तो सबसे पहले एक मॉलिक्यूल को पकड़ो, पहला मॉलिक्यूल CH3 CH2, क्या यहां पे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया? अब इसमें जोड़ोगे किसको? अल्फा एच वाले को। जोड़ना किसको है? अल्फा एच को। तो अल्फा एच हटाओ, क्या बन जाएगा? CH, और जोड़ दो। इससे क्या क्या जुड़ा हुआ है? CH से COOH भी जुड़ा हुआ है, बन गया डायरेक्ट एल्डोल बन गया। हाँ, तो आपके सामने ये एल्डोल बनाया। अब क्वेश्चन में देखना है कि आपसे एल्डोल पूछा है या एल्डोल कंडेंसेशन पूछा है, वो आपके क्वेश्चन के ऊपर है। अगर यहां हीट लिख देगा इसका मतलब कंडेंसेशन पूछ रहा है, अगर नहीं लिखा हुआ है एल्डोल बनाना है। ठीक है, तो अब देखो ये अब इसमें अल्फा बीटा बना दो भाई, वाटर रिलीज करा दो, सिंपल। तो यहां पे CH2, यहां से OH रिलीज हो गया, यहां से H रिलीज हो गया, एंड दिस विल बी द एल्डोल कंडेंसेशन। भाई जब एल्डोल बन गया तो कंडेंसेशन बनाना सबसे इजी है। आया समझ में? जैसे मान लो आपके पास एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, फिर करना आगे। पहले ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, देखो बोर्ड पे। डायरेक्ट लिखता हूं, फिर मैकेनिज्म बताऊंगा। डायरेक्ट लिखने के लिए CH3 CH2, क्या ये OH में कन्वर्ट हो गया और पीएच नीचे की तरफ लगा दिया, ठीक बात है। अब कौन जुड़ेगा? अल्फा एच। तो क्या यहां पे CH जुड़ रहा है और क्या जुड़ रहा है? COOPH, और इससे क्या जुड़ा हुआ है? CH से। क्या बन गया? दिस इज एल्डोल। अब आपको H और OH ही तो हटाना है। अगर हीट लिखा होगा तो HOH हटाना, नहीं लिखा होगा तो मत हटाना। ठीक है, अब बना लो एल्डोल कंडेंसेशन। तो CH3 CH2, यहां से डबल OH हट गया, डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां से H हट गया, यहां पे पीएच है, यहां पे CH3 है। क्या आगे C डबल बॉन्ड O पीएच लग जाएगा? एल्डोल है वो, एल्डोल कंडेंसेशन है। यहां पे आओ, इस वाले क्वेश्चन में अटेम्प्ट करो। इस वाले क्वेश्चन में जब आप अटेम्प्ट करोगे तो देखो क्या होगा, ध्यान से। सबसे पहले न्यूट्रल वाला लिया और क्या डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया। अब कौन जुड़ेगा? क्या अल्फा एच वाला जुड़ेगा यहां से? तो यहां से देखो बेटा, अल्फा एच वाला जुड़ेगा। आया समझ में? नहीं आया? क्या अल्फा एच वाला जुड़ेगा उससे? तो दिस इज अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी, दिस इज एल्डोल। अब आपको क्या करना है? यहां से OH, यहां से H, तो रेजोनेंस वाला डबल बॉन्ड बना दीजिए, अल्फा बीटा से यहां पे डबल बॉन्ड बनाएगा। यही तो बनेगा, ये एल्डोल है, वो एल्डोल कंडेंसेशन। जल्दी लिखो आप फटाफट यहां से। तो एल्डोल आसान है, जबरदस्ती आप उसको डिफिकल्ट बना के रखते हो। एल्डोल बहुत आसान है, लेकिन अभी तो हमने सेल्फ एल्डोल पढ़ा, अभी हम लोग क्रॉस भी पढ़ेंगे, मिक्स भी पढ़ेंगे।
लिख लिया? कल एक मैं पीवाईक्यू देख रहा था, आपको देता हूं, वो भी सॉल्व करना रफ में। दो 2017 का ये पीवाईक्यू है, जरा बताओ। ऑप्शन लिखने से आसान हो जाता है, बट ऑप्शन के बिना बताओ। ये किसने बॉटल को वो पहना दिया है भाई? नाइस। किसका बॉटल है वो? जितने अतरंगी काम है दुनिया में सब आप ही करो। कल परसों कब की तो बात है, लिफ्ट के पास जा रहा था, पता नहीं इतनी जोर जोर से बात कर रहे, मुझे फर्स्ट फ्लोर पे आवाज सुनाई दे रही। नाइस, बढ़िया है, झांसी की रानी बनना चाहिए। आपने वो पोएम याद किया था झांसी की रानी वाली? खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। क्या बात है, अब जाके वो मतलब समझ में आएगा आपको। जब कॉलेज में जाने जाओगे तो और अच्छे से मतलब समझ में आएगा। खूब लड़ी मर्दानी फिर तो समझ ही आ जाएगा बस। तभी तुम वैसे ही बने हो, समझ में आ रहा है। कौन से स्कूल में पढ़े? सरकारी? सेंट जेवियर्स? तुमको कैसे झेल पाए बेचारे वो 12 साल। चलो, इसमें बताना जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ AsF5? ऑर्बिटल्स पूछा है, ऑर्बिटल sp3d कैसे हो सकता है? ऑर्बिटल मतलब या तो s होगा, या तो p होगा, या तो d होगा। खाली dz स्क्वायर से बन जाएगा? मान लो एक ऑर्बिटल है, dz स्क्वायर बन जाएगा AsF5। विच ऑर्बिटल्स आर पार्टिसिपेट, सारे ऑर्बिटल्स का नाम बताना है। कैसे बनेगा? पहले ऑर्बिटल का क्वेश्चन करे हो कैसे? हाउ यू विल सी, अटेम्प्ट क्या होगा इसका? बेटे जितना आसान है ना उतना ही ट्रिकी होता है इनऑर्गेनिक, राइट? ऑर्बिटल्स कहां पड़ा है आप खुद सोचो। किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करते हो आई डोंट नो, बट मैं आपको बताता हूं कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। जैसे मैं एक क्वेश्चन आया मेरे लिए नया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ AsF5? तो मैं सोचूंगा कि एस जब भी केमिकल बॉन्ड पढ़ाया जा रहा था वहां पे ऑर्बिटल की बात कहां हुई थी? तो ऑर्बिटल की बात दो ही जगह होती है, वीबीटी में जहां पे ओवरलैप बताया जाता है, 2p 2p ओवरलैप, 2s 1s 2p जो भी है, और एक होता है हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, तो क्या इस मोलिक्यूल की ऑर्बिटल तभी डिस्कस हुआ है जब हाइब्रिडाइजेशन आया था? AsF5 का हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो आपके सामने आ रहा है sp3d। अब कौन कौन से ऑर्बिटल से बना है? एक s, तीनों p और dz स्क्वायर। वाई dz स्क्वायर? वाई नॉट dxy? वाई नॉट dyz? कौन pz से आ रहा है? dz पहले यूज होता, वाई 5 है, एक्सियल है इसलिए। नो, इस नो, CFT कहां चलेगा? अभी तो VBT में आओ, हाइब्रिडाइजेशन में आओ। CFT तो दूर की बात है, इसमें CFT कहां लगाओगे? दिस इज अ नॉट अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नो, आप लोगों ने रट लिया है कुल मिला के, आपका जवाब आ जाएगा, बट आपको लॉजिक पता होना चाहिए क्योंकि असर्शन रीजन भी तो पूछेगा। वाई नॉट DXY, वाई नॉट DYZ, वाई नॉट DZX? सुनिए ध्यान से, आपने पढ़ा होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और सिग्मा बॉन्ड कहां से बनता है? एक्सियल से, इसलिए dz स्क्वायर लिया जाता है।
ठीक है, अब क्वेश्चन को थोड़ा और ट्विस्ट करते हैं। आपके पास sp3d3 आता है, ठीक है, तो एक s 3p तो फिक्स है। d3 में क्या लेते हो, पहले दोनों एक्सियल ले लेते हो y, अब क्यों लेना पड़ा, अब dxy क्यों लिया आपने, फिर तो हाइब्रिडाइजेशन गलत होना चाहिए। हाइब्रिड ऑर्बिटल तो सिग्मा बॉन्ड बनाता है, dxy कब से सिग्मा बनाने लगा, d तो हमेशा क्या बनाता है, dx मतलब नॉन एक्सियल ऑर्बिटल तो क्या बनाएगा आपके सामने पाई, dxy क्यों बना रहा है। आप बताओ, यहां पे जो आप कह रहे हो CFT है या जो भी लग रहा है, कहां लग रहा है, dxy में कौन सा CFT है। आप देखिए ध्यान से, sp3d3 का आप बॉन्ड देखो कैसे बनता है, तो पेंटागन के फॉर्म में बनता है, यही बनता है sp3d, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, यही बनता है sp3d। अच्छा, तो अब देखो, तो 3d ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट थी, तो एक्सियल तो आ जाएगा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड क्या बनता है आपके सामने, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, और इसको सिग्मा बॉन्ड बनाना है तो एक्सियल से बनेगा। अब जो रिमेनिंग ऑर्बिटल्स हैं वो किस एक्सिस में है भाई, भाई क्या ये एक्स वाई एक्सिस में ही तो है, एक्स वाई में, भाई रिमेनिंग जो आपके पास बॉन्ड बन रहा है क्या वो एक्स वाई बॉन्ड एक्स वाई प्लेन में ही बन रहा है, देयरफॉर डी एक्स वाई लिया है। भाई आपने डीजेड स्क्वायर से बना लिया एक सिग्मा बॉन्ड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से सिग्मा बॉन्ड बना लिया, बाकी दूसरा ऑर्बिटल किस डायरेक्शन में आ रहा है, क्या एक्स वाई प्लेन में आ रहा है, एक्स वाई प्लेन में आया है, देयरफॉर वी हैव टेकन डी एक्स वाई। एक और चीज, क्यों आप डीजेड एक्सियल लेते हो, तो आपने बता दिया कि सिग्मा बॉन्ड बनना है, हाइब्रिड ऑर्बिटल से हमेशा सिग्मा बनता है, इसलिए एक्सियल बनेगा। वाई, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनना है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हमेशा एक्सियल ओवरलैप से बनता है, ठीक है। एक और चीज, बहुत लॉजिकल, बहुत छोटा सा डाउट, हम पढ़ते हैं डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। डायरेक्शनल बॉन्ड कौन होता है, कोवलेंट, डायरेक्शनल बॉन्ड इज कोवलेंट, राइट, और नॉन डायरेक्शनल इज आयनिक, ठीक है। क्योंकि आप सब पढ़ते हैं कि भाई ओवरलैप होता है, ओवरलैप होता है, एक्स उसका डायरेक्शन फिक्स है ना कि एक्स एक्सिस पर होगा, डायरेक्शन ऑफ ओवरलैप क्या है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो हमने डायरेक्शन बता दिया है कि ओवरलैप करना है या तो एक्स पे या तो वाई पे या तो जेड पे, क्योंकि हमने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस डिफाइन करते हैं ओवरलैप में। इसका मतलब डायरेक्शन फिक्स है, डायरेक्शन फिक्स है तो कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होगा। और आयनिक बॉन्ड तो किधर से भी भाई, दो चार्ज का अट्रैक्शन ही तो है, आयनिक बॉन्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो चार्ज किधर से भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, उसमें डायरेक्शन थोड़ी आप बता सकते हो, तो आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल है और कोवलेंट बॉन्ड की डायरेक्शन फिक्स है, डायरेक्शनल है, ठीक बात है। अब मुझे बताओ, अब क्वेश्चन आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्शनल बॉन्ड, इज अ डायरेक्शनल बॉन्ड। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले लिखा था उसने लिखा हुआ था क्या बोलते उसको, आयोनिक बॉन्ड, पहला ऑप्शन आयोनिक बॉन्ड था, दूसरा ऑप्शन आपके पास दिया हुआ था सिग्मा बॉन्ड, फिर तीसरा दिया हुआ था उसने कोवलेंट बॉन्ड, नहीं सॉरी, तीसरा दिया हुआ था उसने सिग्मा के अलावा को और पाई लिख दो, पाई बॉन्ड, और चौथा लिख दो ऑल ऑफ दिस। अब ये अगर आप लॉजिकल करोगे, कॉन्सेप्चुअल करो इसको, कॉन्सेप्चुअल से कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होता है, कोवलेंट तो सिग्मा भी है पाई भी है, ध्यान दीजिए जो आप पढ़ते हो ना, कोवलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल, एनसीईआरटी ने केवल बताया है, बाकी कहीं नहीं लिखा हुआ है, ओनली सिग्मा बॉन्ड इज डायरेक्शनल, पाई बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल। अब पूछो क्यों, भाई पाई बॉन्ड भी तो ओवरलैप ही होता है, और ओवरलैप में तो डायरेक्शन फिक्स होती है, तो डायरेक्शनल होना चाहिए, बट बेटा पाई बॉन्ड में ऐसा नहीं होता है, ध्यान से सुनिए। मान लो एक पाई बॉन्ड बनाते हैं, तो O2 में पाई बॉन्ड बन रहा है क्या, एक सिग्मा एक पाई है ना, O2 में कैसे होगा, 2s2 2p4, दूसरे का 2s2 2p4 से कंबाइन होगा, तो 2s2 से तो कंबाइन नहीं होगा, 2p4 में आपने देखा है कि 1 2 3 4, और दूसरा वाला 2p4 1 2 3 4, यही बनेगा। तो आप पढ़ते हो पहला वाला ये और ये मिलकर सिग्मा बना लेगा, और दूसरा वाला पाई बना लेगा। थोड़ा बोर्ड पे देखो, मैं मिटाना नहीं चाहता इसको, बोर्ड पे देखो, इस ऑक्सीजन के पास क्या एक 2p खाली है, 2p में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दूसरा वाला 2p बना दिया जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बना दिया। सिमिलरली दो ऑक्सीजन है, इसके पास भी एक 2p है, भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही तो बॉन्ड बनाता है,
और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमने ड्रॉ कर दिया। जानबूझ के अपोजिट स्पिन बनाए हैं क्योंकि हमेशा ओवरलैप अपोजिट स्पिन में होता है। अब देखिए बोर्ड पे, क्या यहां पे ये दोनों बॉन्ड, ये दोनों ऑक्सीजन क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अप्रोच करेंगे? एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो इन दोनों में क्या सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा? ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड की डायरेक्शन फिक्स है कि ये हमेशा इसी डायरेक्शन में ओवरलैप करेंगे, तभी एक्सियल ओवरलैप होगा, तभी बनेगा सिग्मा बॉन्ड। लेकिन पाई बॉन्ड की डायरेक्शन फिक्स नहीं है, वो अपने आप हो रहा है। क्योंकि सिग्मा बन रहा है तो क्या ये दोनों पास आ गए, और पास आने से क्या है अपने आप ओवरलैप होगा साइडवेज। तो डायरेक्शन ऑफ पाई बॉन्ड इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। डायरेक्शन ऑफ पाई हम देते नहीं है, डायरेक्शन ऑफ पाई होता भी नहीं है। डायरेक्शन ऑफ पाई इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ सिग्मा, क्योंकि सिग्मा बनेगा तो ये दोनों एटम पास आएंगे तो ये दोनों साइडवेज ओवरलैप कर जाएगा और पाई बॉन्ड बन जाएगा। इसलिए आंसर इज सिग्मा बॉन्ड। और ये भी नीट का सवाल है, कितना कॉन्सेप्चुअल, कितना बढ़िया सवाल है, बारीक सवाल है, वन लाइनर क्वेश्चन है, राइट। तो जब भी आप उसमें पढ़े हैं डायरेक्शनल बॉन्ड, नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड, तो थोड़ा सा डेप्थ में पढ़िए, और ये एनसीईआरटी का टॉपिक है। अब बाहर इतने में इतना ही, ठीक है, पता लगा हम लोग बॉन्डिंग पढ़ गए पूरा। हाँ नेक्स्ट स्लाइड। तब तक करो, तब तक मैं एक आध क्वेश्चन कराते रहता हूं आपको इनऑर्गेनिक का। हाँ, केवल पहला वाला रिवर्सिबल है, एसिड बेस। बाकी जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा तो रिवर्सिबल नहीं होगा, सिर्फ एसिड फर्स्ट स्टेप। नहीं नहीं, देखिए एक और क्वेश्चन, XeF6 एक बहुत पॉपुलर कंपाउंड है, मुझे लग रहा है 37 बार में 50 बार से ऊपर ये पूछा गया है PYQ में। 37 साल में 50 बार से ऊपर पूछा हुआ है, 37 साल हो गया आपके पेपर को, 37 टाइम्स। 37 क्या होता है देख रहे हो, ये कुछ अंग्रेज 1947 में चले गए थे, कुछ छूट गए। 37 क्या होता है देखो जरा। हाँ, XeF6 हाइब्रिडाइजेशन बताना। बढ़िया, किसे गधे लोग हैं यार। 8 इलेक्ट्रॉन होता है क्या इसके पास, उसमें से 6 सिग्मा बना रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक लोन पेयर हो रहा है। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर कितना होता है, sp3d3, ठीक ना, sp3d3 बन रहा है। अब जरा बोर्ड पे समझाना, ये लोन पेयर अभी पेंटागोनल बाइपिरामिडल अभी भी बनाया था कि कुछ इस तरीके का होता है, राइट, और एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे। सब लोग बोर्ड पे, एवरीवन, 72 डिग्री एंगल होता है, 90 डिग्री एंगल होता है, और 180 डिग्री। इसमें 3 तरह के एंगल होते हैं। 72 होता है 5, 90 होता है 10, और 180 होता है 1, राइट। अब मुझे बताइए जरा, ये जो लोन पेयर है, हम पढ़ते हैं कि लोन पेयर कहां आएगा, जहां मिनिमम रिपल्सन हो। VSEPR ने बताया था कि लोन पेयर में मैक्सिमम रिपल्सन होता है, तो लोन पेयर को इस हिसाब से रखो ताकि मिनिमम रिपल्सन हो, ठीक बात है। अब लोन पेयर मिनिमम रिपल्सन तो तभी देगा ना जब दूर रहेगा, पास पास आएगा तो रिपल्सन देगा, और दूर रहेगा तो 72 पे दूर होगा या 90 पे दूर होगा, 90 पे दूर होगा। तो लोन पेयर आप कहां रखोगे, 72 वाले पे कि 90 वाले पे, 90 वाले पे, या फिर दूसरा ऑप्शन आएगा 72 वाले पे। अब मुझे बताइए 72 वालों का आंसर 72 क्यों आ रहा है, 90 वाले का आंसर 90 क्यों आ रहा है, ये क्या है? तो किधर डालें, लोन एक्सियल पे कि इक्वेटोरियल पे? 72 पे। कॉन्सेप्चुअली तो एरर है ना यार, कि 72 पे कैसे रख सकते हो आप। हाँ देखिए, अब ठीक है, कुछ कुछ जुगाड़ आप लोगों को पास पता है। एक्चुअली में लॉजिकली ये लगता है कि 90 डिग्री पे रखेंगे तो दूर दूर होगा, मिनिमम रिपल्सन आएगा, राइट। दैट इज रॉन्ग, ठीक है, ये रॉन्ग है। ये 2013 का क्वेश्चन है APMT का, राइट, सिंपल क्वेश्चन है, एक लोन पेयर कहां आएगा, NCERT का है। आइए, अब होता क्या है बोर्ड पे ध्यान से देखना, ये आपके पास हम लोग बनाते हैं पेंटागोनल। कभी शेप पे गौर किया है कि पेंटागोनल ऐसा क्यों बन रहा है? नहीं किया है, तभी तो नहीं आ रहा है आंसर।
बोर्ड पे देखिएगा, यही होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। बोर्ड पे देखिए अब सब लोग, पेंटागन में ये तीनों बॉन्ड पे जरा गौर फरमाओ, इन सबको भूल जाओ, इन तीनों पे गौर फरमाओ। ये तीनों ऐसे हैं कुछ, ठीक है तीनों। अब ये तीनों बॉन्ड बहुत पास पास हैं, तो क्या बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होगा? भाई वीएसपीआर ने बोला ना कि बॉन्ड पेयर में भी रिपल्सन हो, कम होगा लेकिन होगा। अब चूंकि ये बहुत पास आ जा रहे हैं तो इसमें ज्यादा रिपल्सन लग रहा है, और ज्यादा रिपल्सन की वजह से ये बॉन्ड हमने ऐसा नहीं बनाया था। देखो ध्यान से, कायदे से तो बॉन्ड सेम ही होना चाहिए ना, बॉन्ड ऐसा बनना चाहिए, बट मैंने बॉन्ड जानबूझ के थोड़ा बड़ा बनाया। ड्यू टू रिपल्सन इन ऑल थ्री बॉन्ड्स, ये बॉन्ड बाहर चला जाता है बीच वाला। चूंकि ये बहुत पास पास हैं इक्विटोरियल में, 5 बॉन्ड है एक ही प्लेन में, सोचो इक्विटोरियल की सोचो जरा, 5 बॉन्ड है एक ही प्लेन में, तो चूंकि बॉन्ड पेयर आपस में रिपेल करता है, इसलिए ये बॉन्ड आगे की तरफ निकल जाता है। टू अवॉइड रिपल्सन ये बॉन्ड प्लेन से बाहर की तरफ जाने लगता है, मतलब आगे की तरफ निकल जाता है। इसीलिए मैंने ऐसा बॉन्ड नहीं बनाया, मैंने जानबूझ के उसको बॉन्ड बाहर की तरफ निकाला। रीजन, वो दूर जाएगा, ठीक है। अब दूर जाएगा तो क्या ये दूर जाएगा तो मिनिमम रिपल्सन देगा, देयरफॉर लोन पेयर वहां आता है, बॉन्ड दूर चला जाएगा, ठीक है ना। बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन छिटक जाएंगे, आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, इसलिए बॉन्ड लंबा हो गया, एक्सियल बॉन्ड बड़े हो गए। दूसरे प्लेन में नहीं जाएगा, बॉन्ड वही रहेगा उसी प्लेन में, बट आगे की तरफ चला जाएगा बिकॉज रिपेल कर रहा है, ठीक है। अब देखोगे तो XeF6 का स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, एफ एफ, बीच में जेनॉन, एफ एफ। आपको याद हो तो sp3d3 में एक लोन पेयर को हम लोग बोलते थे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, बोलते थे, या कैप्ड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। इसीलिए तो बोलते हैं, अगर मान लो लोन पेयर थोड़ी देर के लिए भूल जाओ क्या ऑक्टाहेड्रल है, लोन पेयर भूल जाओ, दिस इज ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर और ऊपर नीचे, लेकिन बीच में लोन पेयर डालोगे तो क्या उस ऑक्टाहेड्रल को टेढ़ा मेढ़ा कर देगा, रिपल्सन करेगा, इसलिए ऑक्टाहेड्रल टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, डिस्टॉर्टेड हो जाता है। अब यहां तक तो सब ठीक था, यहां तक तो सब ठीक था। प्रॉब्लम तब आया जब मैं आपसे बोल रहा हूं sp3d3 में अगर 2 लोन पेयर आया तब कहां रखोगे, तब 90 पे। रीजन, हाँ बिल्कुल सही बात है, तब सोचो तब ध्यान से। अब पेंटागोनल बाइपिरामिड अगर एक लोन पेयर था तब तो हम वहां रख रहे थे, क्योंकि वो थोड़ा बॉन्ड दूर जाके बन रहा है, रिपल्सन कम होगा। अब अगर 2 लोन पेयर होगा, मान लो यहां यहां रख दिया, ह्यूज रिपल्सन, ह्यूज रिपल्सन, क्योंकि लोन पेयर तो सबसे ज्यादा रिपल्सन देता है और पास पास और आ गया। इसको 2 लोन पेयर को मैक्सिमम दूर रखना पड़ेगा, यानी कि 180 पे रखना पड़ेगा। तो जब एक लोन पेयर आएगा इक्विटोरियल, जब 2 लोन पेयर आएगा एक्सियल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक और चीज, पहले आगे वाला सवाल लिखिए फिर अगले वाले स्लाइड पे कराऊंगा। हट जा भाई, नहीं लिखे थे, क्या कर रहे थे? चलो अब मुझे वानी करो, sp3d2 में लिखते भी रहो, पता लगे फिर शक्ल देखेंगे सब बाद में। sp3d2 में एक्सियल इक्विटोरियल होता है या नहीं होता है, या सारे बॉन्ड सेम होते हैं? सारे बॉन्ड सेम होते हैं। एक्सियल इक्विटोरियल होता है कि नहीं होता है, पहले ये बता दो, छोड़ो। होता है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक्सियल इक्विटोरियल होता है बट बराबर होते हैं। गुड क्वेश्चन, गुड आंसर, मतलब सही में सही है, ताने नहीं मार रहा हूं। तुम्हें लगता है मैं अगर नाइस बोल दिया, अच्छा बोल दिया, इसका मतलब गलत तो है? गलत नहीं। इसमें सारे बॉन्ड एंगल 90 होते हैं, 12 बॉन्ड एंगल होते हैं 90 के, 180 के 3 होते हैं, और सारे बॉन्ड सेम होते हैं, एक्सियल भी इक्विटोरियल भी। तो वहां पे कभी भी लोन पेयर आए तो कहीं भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है, एक्सियल पे रखो तो इक्विटोरियल पे रखो तो आपकी मर्जी है, बट कोशिश की जाती है कि हमेशा एक्सियल पे रखा जाए क्योंकि 180 पे रहेगा। हो गया? चलो जल्दी करो भाई।
इस वीक में क्या आ रहा है? अल्कोहल फिनॉल ईथर, वेरी नाइस। फिर अगले वीक में क्या आएगा? एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक, पूरा आ रहा है, वेरी नाइस। शुरू से शुरू हो जाएगा, हाँ बहुत बढ़िया। तो पहली बार पढ़े रहोगे तभी तो शुरू से शुरू करने में भी समझ आएगा। हो गया, नेक्स्ट जल्दी करो भाई, शुरू से शुरू करने में फिर छूट ही जाए। हाँ, आप देख ही रहे हो कि नए बैचेस लॉन्च होना स्टार्ट हो गए हैं, है ना? क्योंकि अभी तक आते आते ना रियलाइजेशन हो जाता है काफी लोगों को। जैसे आपने देखा होगा कि सर्दियां आते ही लोगों को नींद टूटना, मतलब वो फिर वो 4 दिन में एक बार आना स्टार्ट करते हैं कि देख लेते हैं शक्ल, सर थोड़े दुबले तो नहीं हो गए, है ना? जनरली यही होता है। फिर पता चल रहा है कि नहीं, सर तो वैसे ही है, मोटे नहीं हो पा रहे हैं यार, सर वैसे ही है। तुम्हारी सिलेबस खत्म करके फिर मैं छुट्टी लूं। मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें सॉल्ट एनालिसिस मेरे मत्थे ही आएगा, मैं ही पढ़ाऊंगा। वो डिसाइड हो रहा है कि बस ठीक है आप ही पढ़ाओ। मैंने कहा ठीक है पढ़ा देंगे, क्या दिक्कत है। नहीं, पी ब्लॉक नहीं पढ़ा पाएंगे। इनऑर्गेनिक में पढ़ा रहा हूं, आप ये नहीं कह सकते मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। आई एम टीचिंग यूट्यूब पे, और इनऑर्गेनिक में पढ़ाया है पूरा B3 में। B3 में आपका लास्ट चल रहा है, इट इज फिनिश नाउ, मतलब दोनों पढ़ाना था। नहीं नहीं, फिर तुम्हें ये होगा कि तो बायोलॉजी थोड़ा सा पढ़ाई देते तो अच्छा रहता, फिर होता कि थोड़ा फिजिक्स भी पढ़ाई देते तो अच्छा रहता, इंग्लिश भी बोर्ड का पढ़ाई देते तो अच्छा रह जाता, है ना? है ना? मैंने संस्कृत लिया था अपने समय पे, सोचो 10th में। तुम्हारे क्या था 10th में? हिंदी, संस्कृत था, उसमें नंबर ज्यादा आता है ना इस वजह से। ट्रू, हिंदी में यार वो पोएम ही याद नहीं होता था। तो हमारे समय में 8th बोर्ड हुआ करता था, तुमसे 1 साल पहले वाला जो बोर्ड था उसी साल की बात कर रहा हूं। तो 8th बोर्ड हुआ करता था, तो 8th बोर्ड में ही हमें डिसाइड करना पड़ता था कि 10th बोर्ड में कौन सा सब्जेक्ट लोगे। तो 8th में हम लोगों का फॉर्म भर दिया जाता था। तो 8th में टीचर ने बताया कि देखो नंबर चाहिए या नॉलेज, नंबर, तो संस्कृत ले लिया। फिर हमने 12th में, मेरा जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट था, तुम लोग क्या था, कंप्यूटर साइंस रहा होगा या पीटी रहा होगा कुछ, मैंने रखा था पेंटिंग, क्या तो बोलते हैं उसको, फाइन आर्ट्स। यू नो, फाइन आर्ट्स क्यों लिया था? क्योंकि 60 नंबर स्कूल देता था और मेरे 60 में से 60 थे। प्रोडिकल साइंस, बढ़िया है बढ़िया। प्रोडिकल साइंस अभी देख क्या हुआ उस बेचारी लड़की का, टॉपर थी वो यहाँ की बेचारी। तुम लोगों के चक्कर में मीडिया वालों ने क्या क्या कर दिया, सोचो अभी कहीं वो कलेक्टर वलेक्टर लगी होती। ऐसे लोगों का वही होता है, 10th में भी रिजल्ट खरीदते हैं, फिर आगे भी जाकर खरीदते हैं। नीट में भी तो आपका खरीदा ही कुछ लोगों ने, आप कितना ही मना कर लो बट इट इज देयर। लास्ट ईयर हुआ तो था ही यार। वो उनको अच्छे डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं, उनके पिताजी बहुत अच्छे डॉक्टर ऑलरेडी हैं, उनको बस बैठ जाना जाके। उनको सेट ऑफ बीमारियां याद है, 20-25 सेट ऑफ दवाइयां याद है, वही लिखेंगे। और उनका डिस्ट्रीब्यूशन इतना अच्छा है, गांव गांव में पकड़ इतना अच्छा है ना? एक हमारे यहाँ राकेश कुमार है, डॉक्टर राकेश कुमार, मोतिहारी में बड़ी फेमस है ना? मतलब ही अर्न्स मोर देन 10 lakhs अ डे। 10 दिन, एक दिन का 10 लाख रुपए से मिनिमम है उनका, मिनिमम। और उनके 3 तो नर्सिंग होम है, और 2-2 घंटे बैठते हैं अपने ही नर्सिंग होम में, 2 घंटे वहां, 2 घंटे वहां, 2 घंटे वहां। तो नर्सिंग होम में आप जाओगे तो रूम कभी खाली नहीं होता उनका। तो उनका मेन वो नहीं है, मेन तो वो पैसे रूम वूम से कमा रहे हैं, रूम, इलेक्ट्रिसिटी, फिर ये वो ब्ला ब्ला सब कुछ। फिर उनका एक बेटा है, वो वही है जो आप समझ गए होंगे। लेकिन फिर भी अभी चल रहा है अच्छा, बिकॉज वो नाम इतना और लेगेसी इतना हो गया है ना बड़ा। हम लोग क्या होता है कि गांव है ना उधर, मोतिहारी बीच में बड़ा सा गांव है, और उसके आसपास छोटे छोटे गांव है, ठीक है? शहर नहीं है वो, शहर बोल सकते हो आप। तो मोतिहारी में जो है ना, वो मेंढक, कुएं वाला मेंढक जानते हो, उसके लिए वही दुनिया है, वही है मोतिहारी अपना। तो वहां पे मान लो किसी को चोट भी लग गया, गिर भी गया, कुछ भी हो गया, राकेश बाबू के यहाँ ले चलो। और उनके यहाँ जाने पर
अगर वो कुछ नहीं भी है, मान लो उनको पता है कि इसका हड्डी नहीं टूटा है, एक्सरे करा लीजिए, क्योंकि उनका जो रिश्ते में जो क्या लगते हैं, वो पत्नी का भाई, साला, उनका वो एक्सरे खुलवाए हुए हैं भाई, तो थोड़ा सा कमीशन वहां चला गया साले के यहाँ। फिर उसके बाद होगा कि अच्छा कोई बोलेंगे कि अगर दर्द हुआ तो ये ले लेना, उसको दर्द हो नहीं रहा है, दर्द हुआ नहीं, अगर हुआ तो ये ले लेना, फिर वो फीवर हुआ नहीं, अगर फीवर होगा तो ये ले लेना। तो ऐसे 5 दवाइयां लिख दिया उन्होंने, अगर अगर करके, ठीक है ना। और वो 5 दवाइयां हैं, फिर उनके पता लगा कि कोई कोई और मामा जी के बेटे हैं उनके, या कोई और है, उन्हीं का दवा का दुकान है, ठीक है। फिर कहेंगे कि अच्छा एक काम करो, हो सकता है इसमें स्वेलिंग आए, तो वो पट्टी भी खरीद लो, वो भी किसी रिश्तेदार के यहाँ है, समझ रहे हो। तो ये तुम भी करोगे मुझे पता है, ठीक है, आई नो। जबरदस्ती मैं गया एक डॉक्टर के पास, मैं डॉक्टर के पास गया कि ना गले में थोड़ा सा इशू आ रहा है, बोलने में वो पेन वेन हो रहा है, तो मुझे लगा कुछ अपना दवा देगा ठीक हो जाएगा। बोलता है काम करिए ब्लड टेस्ट कराइए। क्यों? हम उसे क्यों? बोला कुछ भी हो सकता है, अब आप आए हैं तो पूरा जांच करा के ही जाइए। क्यों जांच करा ले? जबरदस्ती का जांच करा ले, पता लगे गला लेके गए तो कुछ और लेके वापस आ रहे कि किडनी खराब है, जबरदस्ती का हेडेक और दे दिया। हाँ तो उसका शक्ल बेचारा का पीला पड़ गया, क्या करेगा। आओ बोर्ड पे देखो, अच्छे डॉक्टर की पहचान नहीं है, बहुत कमाई हो गई है आजकल इस धंधे में, राइट। और मैं ये अच्छे से जानता हूं क्योंकि मेरे पापा जो हैं वो एडवोकेट हैं। तो एडवोकेट में भी ऐसे ही होता है, आप जाओगे ना तो पहले वो 10 तो बता देंगे, ये कागज निकलवा के ले आइए, ये कागज निकलवा के ले आइए, ठीक है ना। एक थाने में भी एप्लीकेशन दे दी, जरूरत नहीं है, बट वो 4-5 लिख देंगे। तो क्या होता है, एडवोकेट के पास 5-6 जूनियर होते हैं, जैसे आप डॉक्टर बनोगे तो आपके पास 5-6 वो होंगे, सब जूनियर्स जिसको बोलते हैं, कुछ फार्मा वाले होंगे, कुछ नर्सिंग वाले होंगे, और कुछ एक्चुअल डॉक्टर्स होंगे, ठीक है, फार्मा भी रहते हैं साथ में, ठीक है। तो एक डॉक्टर के पास तीनों रहते हैं सब, ठीक है। सॉल्ट, जब भी आप इलेक्ट्रोलाइट या सॉल्ट देना होता है ना ऑपरेशन के समय, तो फार्मा वाले ही सजेस्ट करते हैं। तो जब भी अब बड़े ऑपरेशन होगा तो आप देखते हो ना 4 डॉक्टर रहते हैं, वाई? वो एनेस्थीसिया का अलग होगा, है ना, एक मुंह दबाने के लिए अलग है, आंख दबाने के लिए अलग है, वैसा टाइप, ठीक है, अलग है। फिर आप सोचो, डॉक्टर ऑपरेशन करके चला गया, फिर वो शाम में आया देखने के लिए, उसका अलग चार्ज है। तुम ही तो ऑपरेशन किए थे, क्या देख रहे हो दोबारा कि सही किए कि नहीं किए, है ना, कुछ गलत तो कैंची वैची तो नहीं छूट गया अंदर, चेक करने आया है, वो विजिटिंग चार्ज उसका अलग है। फिर सुबह अगर वो हॉस्पिटल आया है और उस मरीज से पूछ लिया कैसे हैं, ठीक चल रहा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, इधर 1500 रुपया और जोड़ दो। फिर शाम में अगर वो चाय पीते हुए टहल गया तो 1500 रुपया और जोड़ दो। टहलने के चार्ज है भाई। मैं आपको बताया था ना मेरे भैया की कहानी, तो वो वॉच पहनते हैं और उनका टारगेट है कि 10,000 स्टेप्स चलना है, और 10,000 स्टेप्स चलते हैं, वो बता रहे हैं हर स्टेप पे 1500 मिल रहा है, क्योंकि हर स्टेप पर एक एक बेड लगा हुआ है, और उनका पूरा बड़ा सा एक है डॉर्मेट्री टाइप का, कि उसमें ना 500 बेड लगा हुआ है और हमेशा भरा रहता है। उनको ये भी याद नहीं कि किस दिन कौन आया कौन गया, बस इस स्टेप पे वो लगा हुआ है, उनके बेड पे ना वो लगा हुआ है, डिजिटल बनवाए हुए हैं कि हर पेशेंट का दिखाता रहेगा कि इसका सुबह का रिपोर्ट क्या था, शाम का बीपी क्या है। तो वो जाके उस स्क्रीन में देखते हैं, अच्छा एक स्टेप हो गया, फिर अगले स्टेप 1500, फिर अगले स्टेप में 1500, फिर अगले स्टेप में 1500, ऐसे करते करते तो वो स्टेप स्टेप करते करते उनका कंप्लीट हो गया। फिर पता चला बैंक अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। तो ये है भाई, तुम मतलब, मैं देखता हूं आप लोगों को लूटते हुए। कभी क्या कह रहे हो? कुछ नहीं कह रहे हो, हम स्टेप पूरा कर रहे हैं। नहीं नहीं भाई, हमारे बहुत ज्यादा स्टेप हो जाते हैं। टीचर्स की सैलरी कम होती है यार, टीचर्स की सैलरी कम होती है। डोंट बिकम ए टीचर। आपको छोड़ के नहीं, मतलब सबका वही हाल है। टीचर्स की सैलरी कम होती है, जितना 2-3 डॉक्टर कमाते हैं बस उतना ही होता है। समझ ही गए होंगे बाकी।
लेकिन वो डॉक्टर झोला छाप की बात कर रहा था मैं। तो झोला छाप वाले 100-150 कमाते हैं, हम भी दिहाड़ी 300 हम कमा लेते हैं। चलो लिखो, इसके बाद लिखो क्रॉस एल्डोल। नहीं, हर चीज को उल्टा मत सोचिए। अच्छा, आप कह रहे इसको इधर बना सकते हैं ये? अच्छा, आप कह रहे कि सर इसको, हाँ ओके, आई विल ऑल्सो मेक द सेम, सॉरी। चलिए नेक्स्ट। अब कोई ऐसे मत बोलना कि सर टेढ़ा बना दे उधर, तो एक ही बात है। हाँ, H2 रिलीज होगा, ऑब्वियसली होगा भाई। कंडेंसेशन, अगर हीट दिया हो तो कंडेंसेशन कराओ, नहीं दिया है तो मत कराओ। ठीक है, अब देखो यहां पे बोर्ड पे, अब यहां पे दोनों स्टेप दिया है, बोर्ड पे देख रहे हो। स्टेप 1 में डाइल्यूट NaOH लिखा है, मतलब एल्डोल कराना है। स्टेप 2 में कंडेंसेशन, क्योंकि हीट लिखा है। अब देखो, दो सेम, अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक जो भी कार्बोनिल लिए थे वो दोनों सेम था, 2 मोल सेम ले रहे थे। अब हमने क्या किया, दोनों अलग अलग मोल लिया है। अब कैसे होगा, बोर्ड पे देखिए, कुछ भी नहीं लिखा है, दैट मीन्स 2 मोल है। कुछ भी मेंशन नहीं है, मतलब 2 मोल है। अच्छा, तो पहला मोल क्या करेगा, क्या एसिड बेस रिएक्शन करेगा? एसिड बेस रिएक्शन करके सबसे पहले क्या बन जाएगा, एनाइन। ये बन गया एनाइन। और दूसरा मोल क्या एज इट इज प्रेजेंट होगा? दूसरा मोल में एज इट इज प्रेजेंट होगा, कुछ भी कार्बोनिल में नहीं लिखा, मतलब 2 मोल है। सिमिलरली पहला मोल यहां पे जाएगा तो क्या एसिड बेस रिएक्शन करेगा और यहां पे माइनस बनेगा। और दूसरा मोल क्या होगा आपके पास, इसी का दूसरा मोल, क्या ये न्यूट्रल पड़ा होगा? पहला मोल एसिड बेस, दूसरा मोल न्यूक्लियो, दूसरा, ये कह रहा हूं। ठीक है, अब बोर्ड पे देखो, तो अभी तक जो था वो केवल इतना पार्ट कर रहे थे कि एक ही मोलिक्यूल था, उसके 2 मोल दिए हुए थे, और एक एनाइन बन रहा था, एक के पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जा रहा था। ठीक है, अब क्या है, 2 अलग अलग दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका एनाइन इसके न्यूट्रल पे अटैक करेगा, पहला प्रोडक्ट। इसका एनाइन इसके न्यूट्रल पे अटैक करेगा, दूसरा प्रोडक्ट। इसका एनाइन इसके न्यूट्रल पे अटैक किया, तीसरा प्रोडक्ट। और ये वाला एनाइन इसके न्यूट्रल पे अटैक किया, चौथा प्रोडक्ट। तो टोटल कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 4। यहां पे कोई मेजर माइनर आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, चारों बनेंगे। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले मैं पहले वाले के साथ रिएक्शन करा रहा हूं, मतलब 1+1 लिख रहा हूं। 1+1 समझ जाना आप कि पहला वाला पहले वाले पे ही अटैक किया है। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना सिखाया है, तो क्या न्यूट्रल वाले में डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड बना दोगे और क्या जोड़ दोगे, माइनस। तो क्या जुड़ गया, CH2COOH। क्या ये पहला प्लस पहला बन गया? अब आ जाओ, दूसरा का दूसरे पे अटैक करवा रहा हूं, दूसरे के दूसरे पे। तो देखो, न्यूट्रल वाला पकड़ो, और न्यूट्रल वाला पकड़ के क्या डबल को सिंगल बना दोगे, और इसमें एनाइन जुड़ गया, माइनस पार्ट जुड़ गया। तो माइनस पार्ट क्या, यहां पे COOH और यहां पे CH3 जुड़ गया है। क्या 1+1 2+2 क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो मैं 1+2 कर रहा हूं, मतलब पहले का एनाइन दूसरे के न्यूट्रल पे अटैक कर रहा है। ठीक है ना, तो पहले का एनाइन दूसरे पे अटैक कर रहा है। तो जरा ध्यान देना, CH3 न्यूट्रल वाला पकड़ो, और न्यूट्रल वाला पकड़ के क्या डबल को सिंगल कन्वर्ट कर दिया। अब एनाइन कौन है, पहला वाला कि दूसरा वाला, पहला वाला। तो क्या आपके सामने एनाइन जोड़ दो, खत्म। अब देखो दूसरा, क्या दूसरा वाला एनाइन पहले वाले पे अटैक करेगा, तो न्यूट्रल पकड़ के डबल को क्या करना है, सिंगल बॉन्ड OH, और क्या जोड़ दो यहां पे, एनाइन। एनाइन जोड़ोगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, बन गया। टोटल 4 प्रोडक्ट, बहुत आसान है। जब सेम सेम पर अटैक करता है, इसको बोलते हैं सेल्फ एल्डोल। सिमिलरली ये सेम सेम पे अटैक किया है, सेल्फ एल्डोल। लेकिन अगर दोनों अलग अलग पे अटैक कर रहे हैं तो दिस इज क्रॉस एल्डोल, और ये बन गया क्रॉस एल्डोल। ठीक है, लेकिन ये तो आंसर है नहीं भाई। हीट दिया ना, हीट दिया तो क्या करना पड़ेगा, वाटर रिलीज कराओ, वाटर रिलीज करा दो। तो ये वाटर रिलीज करा दो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। हीट दिया है तो कंडेंसेशन होगा, CH3 लिख लो साथ में।
कहां पे? तो अगर सेम एल्डिहाइड या कीटोन हो तो आपके पास दो ही प्रोडक्ट बनेगा। अगर दो अलग अलग आ जाएं तो चार प्रोडक्ट बनेंगे। सेल्फ सेम वाले को सेल्फ एल्डोल बोलते हैं और अलग अलग वाले को क्रॉस एल्डोल कहते हैं। नेक्स्ट, हो गया? कहां पेमेंट कर दिए भाई? यहीं बैठे बैठे रिचार्ज कर दिए किसी का? बोले बाबू, हो गया? कल तुम्हारी क्लास थी ना? मुझे समझ में नहीं आया हुआ क्या था वैसे। किसने किसने बोला कि मैं सोया था? मैं जानबूझ के फोन नहीं उठा रहा था। मैं जानबूझ के फोन नहीं उठा रहा था कि तुम्हारी क्लास कैंसिल हो जाए, बेचारो तुम लोग घर पे जाके आराम करो। तुम्हारे लिए तो मैं सोच रहा था। देखो संडे के दिन ना, मैं निर्वाणा स्टेट जानते हो? निर्वाणा में रहता हूँ। सब फोन वोन दूर एकदम। फोन में बस गाने चलते हैं संडे के दिन। फोन में मैं यूट्यूब के सारे प्लेलिस्ट ढूंढ खंगाल देता हूँ। सैड। भाई तुम लोग को कैसे लगता है कि मैं सैड सॉन्ग ही सुनूंगा? भक्ति गाने सुनता हूँ। भक्ति गाने मुझे अच्छे लगते हैं बस। पवन सिंह का भक्ति गाना। पवन सिंह भाई सुपरस्टार आदमी है वो। भक्ति गाना सुनाऊं? अभी वो आया नहीं है दिन। चलो भाई बोर्ड पे आओ।
अब देखो यहां पे एक एल्डिहाइड और एक कीटोन है, तब कैसे रिएक्शन होगा? सेम प्रोसेस होगा। सबसे पहले कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब 2 मोल तो अपने पास है, तो एनाइन बना लो, CH2 माइनस COOH, एनाइन बना लिया। और फिर इसका न्यूट्रल नीचे लिख दो, इसका न्यूट्रल एज इट इज नीचे लिख दो, COOH। सिमिलरली इसका एनाइन बनाओगे, सर कॉल करता हूं थोड़ी देर में। भाई सही में सर हैं, तुम लोगों की वजह से ना फोन भी साइलेंट करना पड़ता है। सही में सर हैं भाई, लेकिन वो ऐसे सर हैं कि यहां नहीं दिखा सकता मैं। मैडम सर, तुम लोग किसी पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बना रहे हो, रुको। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, इसका एनाइन इसके न्यूट्रल पे अटैक करेगा, तो जब न्यूट्रल पे अटैक करेगा तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और इसके सामने एनाइन जाके जुड़ गया, CH2COOH। सिमिलरली जब इसका एनाइन इस पे अटैक करेगा तो न्यूट्रल पकड़ो, न्यूट्रल में डबल को सिंगल कर दो और एनाइन जाके जुड़ जाएगा CH2COOCH3। अगर ये 2 बन गया, पहला वाला सेल्फ एल्डोल, दूसरा वाला सेल्फ एल्डोल। अब तीसरा बना रहा हूं क्रॉस, कि पहला एनाइन दूसरे के न्यूट्रल पे कनेक्ट कर रहा है, तो पहला एनाइन दूसरे के न्यूट्रल पकड़ो, न्यूट्रल में डबल को सिंगल बना दो और इसमें एनाइन जोड़ दो। नेक्स्ट चौथा प्रोडक्ट, कि इसके न्यूट्रल पे जब आएगा, पहले वाले के न्यूट्रल पे आएगा, तो यहां पे आ जाएगा OH और इसमें जाके CH2COOCH3। तो बन गया आपके पास एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन की मिक्सचर ऑफ एल्डोल। तो यहां पे देखोगे पहला और दूसरा क्या है? सेल्फ एल्डोल, और तीसरा चौथा क्या है? क्रॉस एल्डोल। हो गया? एल्डिहाइड एल्डिहाइड हो गया, फिर एल्डिहाइड कीटोन हो गया। अब एक और कीटोन कीटोन अगर हो, तब इसका एल्डोल कैसे करोगे? क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन, हाँ इनऑर्गेनिक खत्म हो गया ना, अब ऑर्गेनिक ही डालेंगे। IUPAC का डल जाएगा आज कल में, सब सब पूरा ही दे देंगे, टेंशन मत लो। हो गया ये? क्या जूलॉजी का भी दे दे? हाँ बॉटनी क्यों छोड़ेंगे? लिखो लिखो, पैसा ले थोड़ा सा, है ना? मर्सिडीज खराब हो गया बेचारा, मर्सिडीज टूट गया बेचारा। हेलीकॉप्टर ले लें और लैंड तुम्हारी शक्ल पे करेंगे गधों। चलो इधर, यहां पे देखो दोनों कीटोन है, तो सेम होगा जो पहले वाला प्रोसेस है। 1+1 जब इसका अटैक होगा तो न्यूट्रल में डबल को सिंगल में कन्वर्ट करो और फाइनली CH2COOCH3। जब दूसरा दूसरे पर अटैक करेगा तो न्यूट्रल ले लो, न्यूट्रल में डबल को सिंगल में कन्वर्ट कर दो और अटैक करा दो यहां पे एनाइन का, तो अटैक हो जाएगा आपके पास एनाइन का।
तीसरे में क्या होगा आपके सामने, थर्ड, एनाइन एक न्यूट्रल पे अटैक करेगा तो आपके सामने क्रॉस एल्डोल बनेगा। फिर चौथे में आपके पास जब इस पर अटैक करेगा CH3 COH CH3, और एनाइन जाके जुड़ जाएगा। तो दो सेल्फ एल्डोल है, दो क्रॉस एल्डोल है, हीट भी दिया हुआ है। अब इतने आप समझदार हैं कि वाटर निकाल सकते हैं। तो आपने एल्डोल पढ़ा, सेल्फ एल्डोल पढ़ा, क्रॉस एल्डोल पढ़ा, सारे वैरायटी देख लिए। अब पढ़ेंगे कैनिजारो। कैनिजारो इसी का छोटा भाई है। पढ़े कैनिजारो? सुबह सुबह बहुत सर्दी होती है भाई, कोहरा ही कोहरा होता है। यहाँ ठंडा नहीं होता है दिसंबर तक, पर उसके बाद तो बहुत ज्यादा ही होता है। हालांकि बहुत अभी एनसीआर में रहने का मजा है। अभी दिल्ली एनसीआर में एकदम मस्त ठंडा हो रहा है। हाँ, तुम्हारा अपने काम का बात ढूंढ ही लिए हो गधों। वो 15 दिसंबर तक ही होता है, 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक। उसके बाद एक एक सिगरेट हो जाता है, क्योंकि पॉल्यूटेड तो हर दिन है। ऐसा नहीं है कि साल में उस दिन ज्यादा होता है, दिवाली और। लेकिन अभी जो माहौल है ना, तो मेरे मतलब मैं थोड़ा टॉप फ्लोर पे रहता हूँ जानबूझ के, कि कोई डिस्टरबेंस ना हो और थोड़ा पहाड़ों वाली फील आए। तो मैं 28 फ्लोर पे रहता हूँ, 28 फ्लोर पे। वहां से इंसान नहीं, पटना में 28 फ्लोर की बिल्डिंग ही नहीं, बट नहीं है, बिस्कुमान है ना, 40 कितना 20 फ्लोर है, 28 नहीं है सॉरी। तो वहां पे रहता हूँ, वहां पे नीचे क्या हो रहा है पता ही नहीं चलता। बस एक डर लगता है कि भूकंप जिस दिन आया उस दिन फिर सीधा फ्री फॉल होगा। उस दिन उसके बाद मेरे पापा फिर गए उस फ्लैट पे, बोले कि क्या खरीद लिए हो कबूतर खाने की तरह, समझ ही नहीं आ रहा है, इंसान चल रहा है नीचे। हम कह जरूर जानना क्या है, क्यों है इंसान चल रहा है नीचे कि नहीं चल रहा है। बच्चा भी नहीं नीचे देखने में डर लगता है, बट हम लोग तो मस्त, हम तो यार मस्त रहे। तो अभी क्या हुआ, कोहरा हो रहा है। तो कोहरा क्या होता है ना कि 15-20 फ्लोर तक ही होता है, ऊपर ना फिर आसमान खाली होता है। ठीक है, इट्स अ क्लाउड जो 15-20 फ्लोर पे रहता है। कितना सही लगता है वो, नीचे आपको पूरा बादल बादल दिख रहा है, ऊपर आपकी फ्लोर है, मस्त है। हाँ, सस्ता बुर्ज खलीफा। लिखो कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन का पहला कंडीशन है कि कार्बोनिल कंपाउंड मस्ट नॉट हैव अल्फा एच। एल्डोल की कंडीशन क्या था कि मस्ट हैव अल्फा एच, और यहां पे क्या था कि मस्ट नॉट हैव अल्फा एच। यहां अल्फा एच नहीं होना चाहिए, और वहां पे हम लोग ले रहे थे डाइल्यूट बेस, यहां पे हम लोग लेंगे कॉन्सेंट्रेटेड बेस। बस यही दो फर्क है। या वहां पे हम लोग ले रहे थे डाइल्यूट बेस, यहां पे हम लोग लेंगे कंसेंट्रेटेड बेस। कैनिजारो रिएक्शन एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। डिस्प्रोपोर्शनेशन जानते हो क्या होता है? एक ही रिएक्शन में एक ही कंपाउंड का एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिस्प्रॉप कहते हैं। ठीक है ना, ये गलत है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन डिस्प्रॉप है, दैट इज रॉन्ग। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रेडॉक्स होता है। एक ही मॉलिक्यूल में एक ही कंपाउंड का, सॉरी एक ही रिएक्शन में एक ही कंपाउंड का एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट से ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्रॉप रिएक्शन।
चौथा, लेस बल्की ग्रुप, लेस बल्की ग्रुप, या फिर लिखो लेस स्टीरिक हिंड्रेंस ऑक्सीडाइजेस फर्स्ट। जहां पे कम स्टीरिक हिंड्रेंस होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडाइजेस फर्स्ट। एंड मोर लेस स्टीरिक हिंड्रेंस है, ठीक है, मोर स्टीरिक हिंड्रेंस जहां है वहां पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन। लेस स्टीरिक हिंड्रेंस का ऑक्सीडेशन, मोर स्टीरिक हिंड्रेंस का रिड्यूसेस फर्स्ट। इफ स्टीरिक हिंड्रेंस इज सेम, मान लीजिए अगर आपका स्टीरिक हिंड्रेंस सेम हो गया, इफ स्टीरिक हिंड्रेंस इज सेम, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जहां लगा हुआ है वहां हो जाएगा रिडक्शन। लेस स्टीरिक हिंड्रेंस का ऑक्सीडेशन, मोर स्टीरिक हिंड्रेंस का रिडक्शन। इफ स्टीरिक हिंड्रेंस इज सेम, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपका ऑक्सीडेशन करेगा और ये वाला रिडक्शन करेगा। नेक्स्ट, हो गया यहां तक। अब इसको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो समझ आ जाएगा। आजकल तुम लोग ठंडे में तो नॉनवेज बहुत खाते होगे, ऐसा मान के खाते हो कि बॉडी गर्म रहेगा। ओनली गोभी, मटर, पनीर तो क्या ही खाते होगे। सिर्फ क्या खाते हो? बेटा अपना अपना खाने का आइटम नहीं बताना था यहां पे। चलो यहां पे आओ, आज टाइम तो होता रहता है। सर्विस सर थोड़ी लेट है, अभी अभी मैसेज देखा मैंने। यहां पे देखो, अल्फा एच नहीं है, अल्फा एच नहीं है और यहां भी अल्फा एच नहीं है, और सामने आपके पास कंसंट्रेटेड बेस लिखा हुआ है, मतलब कैनिजारो होगा। कैनिजारो का मतलब एक मोलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और एक मोलिक्यूल का रिडक्शन। तो यहां पे दोनों ही सेम है, तो किसी का भी ऑक्सीडेशन किसी का भी रिडक्शन आप करा दीजिए। तो ऑक्सीडेशन जब कराओगे तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन क्या होता है, एसिड। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन से क्या बना है आपके सामने, एसिड। और एल्डिहाइड का रिडक्शन से क्या बनता है, एल्कोहल। तो एल्काइल का यहां पे रिडक्शन हो गया एल्डिहाइड का, और क्या बन गया, रिडक्शन। नीचे वाले क्वेश्चन में आप देखो, यहां भी दोनों सेम मोलिक्यूल है, कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब एल्डोल और कैनिजारो में 2 मोल लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा मतलब 2 मोल लिखा। तो पहले वाले का क्या हो जाएगा आपके सामने, ऑक्सीडेशन। पहले वाला आपके सामने हो जाएगा ऑक्सीडेशन और दूसरा वाला आपके सामने हो जाएगा रिडक्शन। पहला वाला ऑक्सीडेशन, दूसरा वाला रिडक्शन। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, रिडक्शन एल्कोहल लिख दो यहां पे। भाई हिंदी हम नहीं पढ़े थे, संस्कृत पढ़े थे, बताया तो। संस्कृत में, संस्कृत इतना ही पढ़े थे जिससे मुझे 100 में से 100 आ गए थे मेरे। मेरे नंबर जानोगे आप, उड़ जाएगा आपके फेस शक्ल। मैं आपको बताता हूं, 95 था मेरे इंग्लिश में। रुको, संस्कृत में 100 आउट ऑफ 100 नहीं, सीबीएसई था। 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स, 92 मार्क्स हमारे उसमें साइंस होता था 10th में, और
रुको रुको, एक और कौन सा सब्जेक्ट होता था? एसएसटी। एसएसटी, एसएसटी वाज 98। सुनो सुनो, 500 के नंबर हमारे पास होते थे, हमारे पास तो 600 हो रहा है। ऐसे गधे लोग हैं यार। और मेरा मेरा टोटल में से ओनली 15 मार्क्स डिडक्ट हुआ था, टोटल में से। तो आप देखो, यहाँ पे 5, यहाँ पे 8, यहाँ पे 2, 5, 15 नंबर वो हुआ था डिस्पर। और वो भी इंग्लिश में मुझे उम्मीद था कि 100 देंगे, बट वो पता नहीं क्यों, मेरा तो ये उम्मीद था कि ये सब तो ठीक है, बट यहां पे था कि 5 नंबर क्यों कट गया। इंग्लिश में इतना प्रिपेयर करके गया था। से गधे हैं। ये मेरा इंग्लिश का, ये मेरा वो है 10th का। और मैं अभी 12th बताता हूं अपना। 12th में होता था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और फाइन आर्ट्स, मेरे पास ये थे। बायो बहुत बढ़िया बेटे, मैं तुम्हारे जैसा नहीं था, ठीक है। तो 5 ही सब्जेक्ट लिया था, कोई ऑप्शनल ऑप्शन नहीं था मेरे पास। फाइन आर्ट्स वाज 100, इंग्लिश वाज 95, मैथ्स वाज माई थोड़ा सा कम था 88, 88। केमिस्ट्री में सबसे कम था, रुको, केमिस्ट्री में सबसे कम था, हाँ एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, पर इससे भी कम था। और फिजिक्स ठीक था, 91 था, इससे भी कम था, मतलब अराउंड 70 में नहीं था, 80 में था। अब वो 80 से ऊपर 88 से नीचे कुछ था, ठीक। 70 में नंबर नहीं आया मेरे कभी भी, है ना। तो देख लो, मेरे ठीक ठाक परसेंटेज उस समय बने थे, जबकि मैं बोर्ड की तैयारी नहीं करता था, मैं तो आईआईटी की तैयारी करता था। मतलब आईआईटी मतलब एआई ट्रिपल ई उस समय होता था। तो इसमें नहीं मिल पाया यार, तो यहाँ पे वो नहीं मिल पाया था, ठीक है। और मेरा आपको बताऊं तो जब एआई ट्रिपल ई हुआ था, तो उस समय मुझे टॉप के 2 एआई ट्रिपल ई मिल रहे थे, एनआईटीज, एआई ट्रिपल ई से एनआईटीज मिलता था। टॉप के 2 मिल रहे थे, एक एनआईटी कुरुक्षेत्र का नाम सुना होगा आपने, राइट। तो जब काउंसलिंग कराया मैंने, तो काउंसलिंग भी बिना नॉलेज की भर गए थे कि चलो ठीक है। लेकिन जब ये हुआ मेरे साथ, और जब मुझे एनआईटी का कट ऑफ क्लियर हो गया और एनआईटी मिल गया, तो एक भैया मिले मुझे, मेरे मोहल्ले के नवीन भैया थे, जो उस समय ना एडोबी कंपनी है एक, जो आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो ना, फोटोशॉप वाला। तो एडोबी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है। तो वो मिले, तो पहले होता है ना, कोई आपके गांव मोहल्ले में से एक आदमी निकल पाता है अच्छा, तो होता है पापा आपको जाओ जाओ मिल के आओ, जाओ थोड़ा उनसे डायरेक्शन लेके आओ। तो मैं गया, उतना गलत डायरेक्शन दिया। उन्होंने कहा यार तुम बहुत कैलिबर है तुम्हारे अंदर, एनआईटी छोड़ दो, आईआईटी लो। तो आईआईटी एडवांस, एआई ट्रिपल में क्या रखा है, तुम आईआईटी क्लियर करो। उसमें दोनों अलग अलग होते थे। तो भाई मैंने ये छोड़ दिया, अब मैं निकल गया कोटा, चलते हैं आईआईटी की तैयारी करेंगे अब, है ना, बढ़िया से। फिर कोटा अगले दिन टिकट मिली, अगले दिन टिकट ली और चला गया मैं। और मेरे पापा भी बहुत मोटिवेटेड इंसान, हाँ हाँ जाओ 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 हम। और मेरे को ना वो ड्राफ्ट उस समय बनता था, डीडी बनता था, डिमांड ड्राफ्ट, है ना। कोचिंग वोचिंग में फोन उन करके पता कर लिया, उठते की डिमांड ड्राफ्ट वगैरह बना के दे दी, और कुछ पैसे वैसे दे दिए कि जाओ तुम अपना वही रूम खोजो, खुद ढूंढो। और अब सोचो, मैं एक अकेला इंसान, पूरा अपने से ज्यादा लोड का किताब लेके, ठीक है, घर से बस स्टेशन तक छोड़ने आए थे वो लोग, ठीक है। उसके बाद सब आप अपना देखो, खुद देखो। फिर वो कम से कम 7-8 घंटे लेट थी वो ट्रेन, कोटा पटना उस समय चलती थी, अभी भी वही है। तो पहले हम लोग क्या करते थे, पहले ये इधर से इधर रेलवे नहीं था, तो पहले हाजीपुर तक आते थे। फिर हाजीपुर में फिर आप उतरो, ऑटो करो, ऑटो करके फिर इधर आओ पटना, फिर फिर चढ़ो 13 फ्लोर वाला ये सीढ़ी, ठीक है। और मेरे पास बस एक बैग था जो मेरे से ज्यादा भारी था, ठीक है। तो मैं ऐसे करके चल रहा था उस समय, कि इधर हुआ तो पलट जाएंगे पीछे, समझे। तो ऐसे करके गया, फिर कोटा पटना आई, फिर उसमें बैठे। और कोटा पटना में फिर हम देखे, और हम पूरा मोटिवेटेड कि भाई आईआईटी ही करना है अब तो, किधर ही देखना नहीं है, आईआईटी होगा उसके बाद ही कुछ करेंगे जिंदगी में। फिर और कोटा पट्टा में हम जा रहे हैं, देख रहे हैं सब एकदम गाना गा रहे हैं बच्चे, एकदम मस्त होके, क्योंकि सब 4-5 साल ड्रॉपर थे। हमसे पूछे कहाँ जा रहे हो, हम कहे कि जा रहे कोटा तैयारी करने। कह रहे अच्छा चलो, हम करा देंगे तुम्हारा एडमिशन। और पहली बार मुझे समझ आया कि कोटा में भी एडमिशन कराने में कमीशन मिलता है, ठीक है। और मुझे लगा यहाँ भी मिलता है, आई डोंट नो, आई डोंट नो, जो भी हो।
तो वहां पे भाई वो, और वो स्टूडेंट ही था कोई, मतलब सीनियर। तो सीनियर ने मेरे जिंदगी में जितना कबाड़ा मचाया है ना, तो सीनियर पहले बोला कि चलो एक काम करो, अच्छा तुम रहोगे कहाँ? मैंने कहा अभी तो सोचे नहीं है, पहले जाएंगे कोचिंग, पहले लेंगे एडमिशन, फिर ढूंढेंगे कमरा वहां पे। और अब अनजान शहर में कैसे कमरा ढूंढोगे जाके पहले दिन? उसके बाद सबसे ज्यादा संपत्ति आपकी कीमती किताब है आपकी, उसको आप छोड़ नहीं सकते हो। ऑटो वाला जो भी मिले तो वो लूटने की बात करे कि वहां 500 दे दो, ये कर दो, वो कर दो। फिर क्या हुआ कि जंक्शन पे उतरे, फिर पहले तो वहां आए, कोचिंग में आए, कोचिंग में अपना करियर पॉइंट था उस समय कोचिंग, तो कोचिंग में अपना एडमिशन कराए। फिर उन्हीं से पूछा मैंने कि पैसा तो दे दिए, अब थोड़ा खुश हो जाते हैं ना पैसा लेने के बाद, थोड़ा हेल्प कर देते हैं। तो मैंने कहा अच्छा सस्ता रूम कहाँ मिलेगा? तो उन्होंने बताया एक काम करो, सबसे पहले शाम हो गया था, 4-5 बज गया था, मैंने कहा अभी कोई नहीं देगा रूम आपको, चली जाओ सामने गुरुद्वारा है, गो एंड स्टे देयर, वहीं पे एक रात वहीं निकालो। मैंने कहा यार ये सही है, फ्री में काम हो जाएगा, ठीक है। तो गुरुद्वारा में चले गए, बिना जाने समझे कि कहाँ जाना है क्या जाना है, बस घुस गए अंदर, ठीक है। अब ये भी नहीं था कि कोई पता लगे थप्पड़ मार के निकाल देगा कि कहाँ ये आतंकवादी आ रहा है उधर से ना, पीठ पे बम ही लग रहा था वो। तो गए, लेकिन एक चीज बड़ा अच्छा लगा मुझे गुरुद्वारा में, कि वो लोगों को पता चल गया कि भाई दिक्कत में है, इसको कहीं रोने वोने का नहीं है, तो उन्होंने प्रॉपर एक रूम दिया, मतलब जैसा होता है। और उन्होंने बोला कि तुम आराम से रहो, ब्रेकफास्ट टाइम पे मिलेगा, लंच टाइम पे मिलेगा, डिनर टाइम पे मिलेगा, आप आराम से वहां जितने दिन में रूम खोजना है खोजो, और फिर अपना आराम से चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है ना। शोर मत मचाना, गाना वाना मत बजाना। मैंने कहा यार वो तो है ही नहीं सिस्टम। तो फिर क्या हुआ कि वहां बड़ा अच्छा खाते, मतलब इतना मस्त खाना मिलता था, है ना, जबरदस्त। तो मुझे लगा कि यार इससे बेहतर कोई सुविधा हो नहीं सकती, तो यहीं रुक जाते हैं। फिर मेरा कोचिंग का डेट स्टार्ट हो गया, कि मतलब क्लास स्टार्ट हो गई, तो मैं कोचिंग कोचिंग जाने लगा। अब उनको लगा कि यार ये यही घर बना लिया है। तो फिर एक दिन उन्होंने किसी को भेजा कि तुम्हारा रूम नहीं मिला अभी तक, हमारे पास एक रूम है, हम दिला देते हैं। हमने कहा हाँ बता दो। हालांकि मैं रूम देख ही नहीं रहा था, मुझे लगा कि वही परमानेंट है मेरा। तो जब तक क्या होता है ना, स्टूडेंट लाइफ में पैसे कम होते हैं, तो जब तक कोई धक्के मार के ना निकाले तब तक मत निकलो। क्योंकि ये होता था कि 365 में 65 दिन तो कट गया ना, 300 ही दिन अपने पे रहना है। तो फिर कोचिंग, मुझे याद है कि उसी के बगल में, जस्ट गुरुद्वारे के लगे हुए बगल में ही एक था, थोड़ा खराब स्थिति में लॉज टाइप का था। लॉज जानते हो? तो लॉज टाइप का था वहां पे कुट्टा पे। पता चला कि वो लॉज ना केस वेस चल रहा है गुरुद्वारा कमेटी और पुलिस वाले के बीच में। तो अभी भी लेकिन उसमें गुरुद्वारा वाले की ही, गुरुद्वारा वालों की ही चलती है। तो उन्होंने ये बच्चे बच्चे रख रखे थे, रखे। लेकिन अच्छी बात ये थी कि बहुत सस्ता था, मतलब 1800 रुपए रूम का रेंट लगता था मंथली, सोचो बहुत सस्ता था। और खाने में क्या होता था कि गुरुद्वारा वाले ना बोले थे कि संडे को हम खाना खिलाएंगे आपको, लंगर लगता है उनका संडे के संडे, तो खाना आपको फ्री मिलता था संडे को। मैंने कहा एक दिन का व्यवस्था हो गया, बाकी 25 दिन ही करना अपने को, है ना। तो वहां कोटा में 25 दिन ही मेस होती है, मतलब संडे आप बंद ही होता है पूरा, मेस नहीं मिलेगा आपको, बाहर ही खाना है, या खुद कुक कर लो या जो भी कर लो। तो वहां पे स्टार्ट किया रहना, फिर वहीं पे धीरे 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 फिर, लेकिन गुरुद्वारा से ना वो होती थी, आवाज आती थी गुरबानी की। तो सुबह शाम दोपहर वो हमेशा उसमें चलता रहता था, और वही है सेम। फिर मैंने कुछ दिन तो रहा, एक आध महीने, फिर मैं वहां से छोड़ा, फिर किसी और जगह जाके शिफ्ट हुआ। तो तैयारी की खूब, और फिर कोटा में एक घटना घटी, जो मैं लास्ट दिन बताऊंगा जब सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा तब, क्योंकि तुम फिर पढ़ने नहीं दोगे, तुम पढ़ाने नहीं दोगे। फिर कोटा में ना, अब मुझे, मैं ओवर कॉन्फिडेंस में, है ना, कि भाई मैं तो 15 मार्क्स ही कटे हैं 10th में, है ना, और इसमें 90% से ऊपर मेरा परसेंटेज है, मेरा कुछ नहीं होगा, एनआईटी तो मेरा पिछले साल ही निकला है, इस साल तो आराम से निकलने वाला है ना, थोड़ा सा ही तो मेहनत करना है। तो मैं सोचा कि अब मैं पढ़ूं क्यों, पढ़ा देता हूं किसी को। अभी आप समझ ही गए होंगे। तो मैंने पढ़ाना चालू कर दिया, ठीक है। अब वहां से दिक्कत होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। फिर क्या हुआ, मैं पूरा साल उधर ही, मतलब डिस्ट्रैक्टेड वे में निकल गया। फिर जनवरी आया तो रियलाइज हो गया यार अब तो एग्जाम आ गया, है ना, क्योंकि अप्रैल में एग्जाम था। फिर हुआ कि यार जो लास्ट ईयर पढ़े थे वो भी याद नहीं है। फिर लास्ट ईयर वाले मैंने सोचा कि छोड़ो कुछ भी हो, आईआईटी तो क्लियर हो गया था कि नहीं निकलेगा। तो मैंने कहा कि ये काम करते हैं, पहले एनआईटी वाला जो लास्ट ईयर पढ़ा था ना वही करते हैं। फिर वो जो ले गया था पूरा टांग के, फिर उसको अनफोल्ड किया पहली बार जनवरी में, है ना? फिर निकाला उसमें से किताब विताब, मैंने कहा उसी को पढ़ते हैं वापस। फिर उसी को पढ़ा,
फिर फाइनली जाके आपका वो जितना मार्क्स आया था उसी के अराउंड मार्क्स आया दोबारा, फिर आगे कॉलेज लाइफ चली। चलिए, तो कुल मिला के ये है कि डिस्ट्रैक्शन में नहीं पड़ना है, ठीक है। सीनियर्स की बात तो बिल्कुल नहीं माननी है, गधे होते हैं वो। अगली क्लास है कोटा में ना, एक एक पूरा गली होता है जिसमें केवल बॉयज हॉस्टल है, एक गली होता है जिसमें केवल गर्ल्स हॉस्टल है। वहां पे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा, मतलब कि एक पूरा सोसाइटी है जिसमें गर्ल्स ही रह रहे हैं उनके पेरेंट्स के साथ, एक पूरा सोसाइटी जिसमें बॉयज ही रह रहे हैं, वहां पे अलग अलग किया हुआ है, ठीक है, अच्छा है। जबकि तो मैं क्या होता था ना, मैं एज बीइंग अ बॉय, सोचो मुझे कहां होना चाहिए। मुझे पाया जाना चाहिए लड़कियों वाले साइड पे, लड़के वाले साइड पे मैं पाया जाता था, लड़कियों वाले मैं पाया जाता था उल्टे जगह पे। क्योंकि क्या करता था मैं आपको बताऊंगा कि मान लो मैं तो इतना ज्यादा हो गया था ना कि हाँ, डीप लाइन अब समझ आ रहा है तुमको। तो मैं क्या होता था, मेरा काम हो गया था ऑटो ड्राइवर की तरह, कि मैं ले आने जाता था, छोड़ने जाता था, बीच में पढ़ाई में दिक्कत हो गई तो भी समझाना था। तो एकदम मस्त हमने पूरा रखवाली किया है बॉडीगार्ड की तरह पूरे साल भर। उसके बाद जिसको पढ़ा रहा था ना उसका हुआ ना मेरा हुआ। क्या कह रहे हैं? अभी पता नहीं कहां है, इसीलिए मैं आपको बताता हूं। क्या क्या हो गया? एक तो तुम क्या बोलते हो समझ नहीं आता। अच्छा यार, मैं उतना ट्रैक तो नहीं किया हूं। चलिए भाई, तो कैनिजारो का प्रोडक्ट लिख लीजिए फटाफट से। तो अच्छी चीज है, लाइफ का एक्सपीरियंस है यार, सब कुछ अच्छी अच्छी घटनाएं हुई हैं। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि खुश रहने के लिए शादी का होना जरूरी नहीं है। हो गया? चलो नेक्स्ट। तुम लोगों को मैंने ये कहानी नहीं सुनाई ना, लास्ट दिन सुनाऊंगा, अच्छी कहानी। लास्ट पीरियड में नहीं, लास्ट दिन तुमको कहानी सुना दूं, अभी से लास्ट तक, है ना? पहले सिलेबस फिर कहानी, कहानी बड़ी है ना।